बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल पैथोलॉजी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर होगा ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड वेसल के सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली ब्लड वेसल के जो कंपोजिशन है उसमें हमारे पास तीन मेन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स आएंगे, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और थर्ड पे हमारे पास इनर ल्यूमेन आएगा। और इनर ल्यूमेन के साथ हमारे पास एंडोथेलियल सेल की कवरिंग होती है। नेक्स्ट, ब्लड वेसल में एक जो मेन इसका एक कंपोनेंट है और मेन पार्ट है, वो हमारे पास है इंट्रावेस्कुलर प्रेशर रेगुलेशन, कि जो हमारे पास वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो किस तरह रेगुलेट होता है। तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जैसा कि हमें पता है ये थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। तो जो सबसे पहले आर्टरीज होती हैं उसकी जो थिकनेस होती है वो वेन्स एंड कैपिलरीज के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा क्यों होती हैं कि हमारे पास जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो अगर हमारे पास आर्टरीज़ की थिकनेस ज़्यादा होगी तब ही वो हाई ब्लड प्रेशर को अकोमोडेट कर पाएगा। अगर हमारे पास किसी फॉल्ट बाय फॉल्ट या अगर हमारे पास आर्टरीज़ की थिकनेस कम होती, तो हाई ब्लड प्रेशर के केस में हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाना था, और जिससे हमारे पास वेसल्स की या आर्टरीज़ की रप्चर भी हो सकता है। सेकंड, हमारे पास हम आर्टरीज से आर्टीरियोल्स में हम मूव करते हैं, तो हमारे पास जो ल्यूमेन का डायमीटर होता है वो बेसिकली डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे वेन्स पर। तो वेन्स जो होती हैं वो सेकंड पे हम आ जाएंगे वेन्स की तरफ। तो वेन्स की जो थिकनेस होती है वो आर्टरीज के मुकाबले में बहुत कम होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम बोलेंगे, सेकंड पे हम आ जाएंगे वेन्स पर। तो वेन्स की जो थिकनेस होती है वो आर्टरीज के मुकाबले में कम होती है, तो इनको हम थिन वेसल्स बोलते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाती हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज बेसिकली एक सिंगल सेल लाइनिंग होती हैं जिनकी थिकनेस आर्टरीज वेन्स में सबसे कम होती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि कम थिकनेस की वजह से हमारे पास आर्टरीज और तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे पास कैपिलरीज की जब थिकनेस कम होती है तो यहाँ पर हमारे पास डिफ्यूजन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। यही वजह है कि कैपिलरीज की जो लाइनिंग होती है वो सिंगल सेल लाइनिंग होती हैं जिनकी थिकनेस बहुत कम होती है, और इस कम थिकनेस की वजह से यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम डिफ्यूजन होती है। और इसमें एक और मेन बात है ल्यूमेन डायमीटर के बारे में, कि हमारे पास ल्यूमेन का डायमीटर जितना कम होगा उतना हमारे पास इंट्रावेस्कुलर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी ल्यूमेन डायमीटर और इंट्रावेस्कुलर प्रेशर इनका हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम आर्टरीज में देखें तो आर्टरीज का जो ल्यूमेन का डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंट्रावेस्कुलर प्रेशर की जो रेगुलेशन होती है वो कम होती है। जबकि अगर हम कैपिलरीज को देखें जिसकी थिकनेस सबसे कम होती है उसके ल्यूमेन की, तो वहाँ पर हमारे पास इंट्रावेस्कुलर प्रेशर की रेगुलेशन ज़्यादा होती है। तो अब हम आ जाएंगे ब्लड वेसल की लेयर्स पर। तो बेसिकली ब्लड वेसल की तीन मेन लेयर्स हैं। नंबर 1 एंटिमा, नंबर 2 मीडिया, नंबर 3 एडवेंटिशिया। वन बाय वन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंटिमा लेयर पर। तो इंटिमा बेसिकली इनर मोस्ट लेयर है ब्लड वेसल की, जिसकी कंपोजिशन में हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स आ जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ जाते हैं। एंडोथेलियल सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जो कवरिंग करती है वो है इंटरनल इलास्टिक लेमिना। ये बेसिकली एक कवरिंग है जो इंटिमा के जो कंपोनेंट्स हैं एंडोथेलियल सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उन दोनों को सराउंड करती है। इसके अलावा जो इंटरनल इलास्टिक लेमिना है ये बेसिकली इंटिमा एंड जो इसकी सेकेंड लेयर है मीडिया, इनको सेपरेट करती है। एक ये बैरियर है इन दो लेयर्स के दरमियान। सेकेंड लेयर हमारे पास लेयर आ जाती है मीडिया लेयर। तो मीडिया की जो कंपोजिशन होती है इसमें हमारे पास एक तो स्मूथ मसल सेल्स आते हैं और सेकेंडली हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आते हैं। जो हमारे पास इंटिमा लेयर थी वहाँ पर हमारे पास एंडोथेलियल सेल थे और साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था। जो हमारे पास मीडिया लेयर है यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी है लेकिन उसके साथ स्मूथ मसल सेल्स हैं। और जो हमारे पास मीडिया के जो दो कंपोनेंट्स हैं स्मूथ मसल सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इनको जो सराउंड करते हैं पार्ट्स वो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स और ब्लड वेसल की जो थर्ड लेयर है एडवेंटिशिया, वहाँ से स्मॉल वेसल्स हमारे पास परफ्यूज़ कर कर आती हैं। तो ये चार चीज़ें
स्मूथ मसल सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इनक्लोज करती हैं। ओवरऑल हमारे पास मीडिया में स्मूथ मसल सेल आते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आते हैं, जिनको सराउंड करते हैं 4 कंपोनेंट्स: कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स एंड स्मॉल वेसल ऑफ एडवेंटिशिया। फोर्थ इसमें जो कवरिंग आ जाएगी वो आएगी एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना बेसिकली मीडिया के जो सारे कंपोनेंट्स हैं, स्मूथ मसल सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स एंड स्मॉल वेसल ऑफ एडवेंटिशिया, ये एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना इन सारों को इनक्लोज करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना बेसिकली एक बैरियर है मीडिया लेयर एंड एडवेंटिशिया लेयर के दरमियान। लास्ट पे हमारे पास आ जाएगी एडवेंटिशिया लेयर। इसका सेकंड नाम है वेसा वेसोरम और ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल की। इसमें नर्व्स फाइबर्स आते हैं और इसमें एक और मेन जो कंपोनेंट है वो है स्मॉल आर्टेरियोल्स, जो कि परफ्यूज़ करती हैं एडवेंटिशिया के आउटर हाफ से लेकर मीडिया के 2/3 तक। यानी जो हमें मीडिया में एडवेंटिशिया की जो स्मॉल वेसल्स आ रही थी वो बेसिकली एडवेंटिशिया से परफ्यूज़ करके मीडिया में जाती हैं। और किस एक्सटेंट तक मीडिया में जाती हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है कि मीडिया का जो 2/3 पार्ट है वहाँ तक एडवेंटिशिया की स्मॉल आर्टेरियोल्स परफ्यूज़ करके जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी ब्लड वेसल की जो वेस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ आर्टरीज़ हैं। सबसे पहले लार्ज इलास्टिक आर्टरीज़, मीडियम इलास्टिक आर्टरीज़ और थर्ड पे हमारे पास स्मॉल आर्टरीज़ या जिनको हम सेकंड नेम देते हैं आर्टेरियोल्स का। सबसे पहले देखेंगे लार्ज इलास्टिक आर्टरीज़ को। तो इनकी जो इनकी कॉम्पोजिशन है मीडिया, तीनों लेयर्स की जो मीडिया की कॉम्पोजिशन है उसमें डिफ्रेंशिएट करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लार्ज इलास्टिक आर्टरीज़ की जो मीडिया है उसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आते हैं। एक आते हैं इलास्टिक फाइबर्स और सेकंड हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल सेल्स। और इनका जो पैटर्न होता है वो अल्टरनेट पैटर्न होता है। अल्टरनेट पैटर्न से मुराद कि एक हमारे पास इलास्टिक फाइबर है, देन स्मूथ मसल है, देन इलास्टिक फाइबर है, देन स्मूथ मसल है। तो इस तरह ये एक अल्टरनेट पैटर्न के थ्रू इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल सेल थ्रू आउट द मीडिया लार्ज इलास्टिक आर्टरीज में कंपोज होते हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आयोटा आ जाती है, आर्क वेसल्स आ जाती हैं, इलियक आर्टरीज आ जाती हैं एंड पल्मोनरी आर्टरीज आ जाती हैं। लार्ज इलास्टिक आर्टरीज की डिजीज़ के बारे में बात करेंगे तो विद एज, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि लार्ज इलास्टिक आर्टरीज की इलास्टिसिटी को कम करने में मददगार साबित होते हैं। और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो लार्ज इलास्टिक आर्टरीज होती हैं उनके रप्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाएगी मीडियम साइज आर्टरीज। मीडियम साइज आर्टरीज की जो मीडिया की कंपोजिशन है वहीं पे यहाँ पर हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स आएंगे प्राइमरीली। सेकेंडली हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स आएंगे। लार्ज इलास्टिक आर्टरी में से जो हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स थे वो हमारे पास थ्रू आउट द मीडिया थे, लेकिन जो मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज हैं यहाँ पर जो हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट तक स्प्रेड होते हैं। किस हद तक वो वहाँ पर हमारे पास पाए जाते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल लेमिना होता है ब्लड वेसल में, सिर्फ वहाँ तक हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं मीडियम साइज आर्टरीज में। जबकि जो लार्ज इलास्टिक आर्टरीज हैं वहाँ पर हमारे पास इलास्टिक फाइबर थ्रू आउट द मीडिया हमारे पास पाए जाते हैं। जबकि मीडियम साइज आर्टरीज में वो हमारे पास सिर्फ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेमिना तक ही महदूद रहते हैं। इसके बाद मीडियम साइज आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे कंट्रोल होता है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है स्मूथ मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन। तो स्मूथ मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, यानी हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अब वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वापस आए तो हम ब्लड फ्लो की बात करें कि मीडियम साइज आर्टरीज में ब्लड फ्लो कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास स्मूथ मसल सेल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है।
स्मूथ मसल सेल्स रिलैक्स करते हैं तो वैसोडाइलेशन होती है। इसके बाद हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाती है इस मीडियम साइज आर्टरीज में, उससे हमारे पास वैसोडाइलेशन होती है। और एक हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है एंडोथिलीन, जिससे हमारे पास मीडियम साइज आर्टरीज की वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मीडियम साइज आर्टरीज के ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लास्ट पर हमारे पास आ जाएगी स्मॉल साइज आर्टरीज। तो स्मॉल साइज आर्टरीज या सेकंड हमने नेम इसको दिया हुआ है आर्टरीरियोल्स का। तो इसमें हमारे पास जो स्मॉल आर्टरीज हैं उसका डायमीटर होता है 2 मिलीमीटर, और जो हमारे पास आर्टरीरियोल्स हैं उनका डायमीटर होता है 20 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसकी जो मीडिया की कंपोजिशन है वो हमारे पास इसमें मोस्टली स्मूथ मसल सेल्स ही होते हैं, उसके अलावा नहीं कुछ होता। इसकी एग्जांपल में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है कि जिस भी ऑर्गन में जहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है वहाँ पर हमारे पास स्मॉल आर्टरीज या आर्टरियोल्स मौजूद होती हैं। इसके ब्लड फ्लो की अगर बात करें तो हमारे पास जो आर्टरीज हैं, स्मॉल आर्टरीज या आर्टरियोल्स, वहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत स्टेडी होता है। इसकी रीज़न ये है कि बेसिकली जो हमारे पास हमने पहले पढ़ा है कि हम आर्टरीज से कैपिलरीज या स्मॉल आर्टरियोल्स में जाएंगे तो हमारे पास ल्यूमन का डायमीटर डिक्रीज़ करता है, और ल्यूमन का डायमीटर अगर डिक्रीज़ करे तो हमने पढ़ा है कि ल्यूमन का डायमीटर डिक्रीज़ करने से इंट्रावेस्कुलर प्रेशर की रेगुलेशन इंक्रीज़ होती है। या दूसरे अल्फाज में जिस तरह हमारे पास ल्यूमन का डायमीटर कम होगा उसी हिसाब से जो ब्लड फ्लो को के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर स्मॉल आर्टरीज में हमारे पास ल्यूमन का डायमीटर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उस जो ब्लड फ्लो होता है उसको जो रेजिस्टेंस मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। ये क्यों ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है? क्योंकि जो हमारे पास ल्यूमन का डायमीटर है और जो ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जिस तरह हमारे पास ल्यूमन का डायमीटर कम होगा उतनी ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी और उतना स्टेडीली ब्लड मूव करेगा। इसी वजह से हमारे पास स्मॉल आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो है वो स्टेडी है। और अगर हमारे पास ल्यूमन के डायमीटर में इवन स्मॉल चेंजेस भी हो जाएंगी तो इसका हमारे जो ब्लड प्रेशर है उस पर ह्यूज इम्पैक्ट होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन या इंट्रावेस्कुलर प्रेशर रेगुलेशन है वो डिपेंड करती है ल्यूमन के डायमीटर में। जितना ल्यूमन का डायमीटर कम होगा उतनी ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन ज़्यादा होगी। और स्मॉल आर्टरीज में हमारे पास ल्यूमन का डायमीटर कम होता है, इस वजह से वहाँ पर जो ब्लड फ्लो रेगुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। और अगर इस ल्यूमन के डायमीटर में स्मॉल चेंजेस आएंगी किसी भी कॉज के थ्रू तो वहाँ पर हमारे पास ब्लड प्रेशर पर ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा, और उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस एक्सटेंट तक उसका ल्यूमन इफ़ेक्ट हुआ है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ आ जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि किस किस टाइप की ल्यूमन में जो चेंजेस या ब्लड वेसल में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से कौन कौन सी हमारे पास डिजीज़ होती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके मैं आप लोगों को रेफरेंस बता दूं कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैंने रॉबिन्स की पैथोलॉजी से बनाए हैं, और मीडियम साइज़ जो रॉबिन की जो वॉल्यूम होता है उस पर वहाँ से मैंने ये पढ़ा है। और अगर आपको मज़ीद डिटेल पढ़नी है तो मीडियम साइज़ रॉबिन में ये सारी डिटेल मौजूद हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर कोई डाउट है या आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसको भी जल्द कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।